हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पे। कल के वीडियो में आपने एरो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक वायुजनित रोगजनक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वायुजनित रोगजनक। वायुजनित रोगजनक का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ आदि के कारण होने वाली ऐसी बीमारियां जो कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बात करने या तक कि सांस लेने से हवा के माध्यम से फैल सकती है। उन्हीं को वायुजनित रोगजनक कहते हैं। अब देखते हैं कि वायुजनित रोगजनक का परिचय क्या है। वायु हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कभी कभी यही वायु रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों का माध्यम बन जाती है। ऐसे रोग कारक सूक्ष्मजीवों को हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उन्हें वायुजनित रोगजनक कहा जाता है। इनका अध्ययन एरो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वायुजनित रोगजनक ऐसे जीवाणु या विषाणु होते हैं जो कि आमतौर पर व्यक्ति के श्वास लेने की प्रक्रिया के दौरान छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। ये बूंदें तब निकलती है जब रोगग्रस्त व्यक्ति छींकता है या खांसता है या तक कि बोलता है, तब उसके माध्यम से उसके अंदर के पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को फैल करके उसको भी संक्रमित कर सकते हैं। अब आता है वायुजनित रोगजनकों के प्रकार। कितने प्रकार के वायुजनित रोगजनक है? तो सबसे पहला है विषाणु। विषाणु ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो डीएनए या आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन आवरण से ढके रहते हैं तथा जीवित कोशिका में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु सबसे पहले तो एक अकोशिकीय बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही अपने आप का वंश को बढ़ाता है, गुणन करके और वृद्धि करता है और अपनी जैसी संख्याओं को बढ़ाता है। और ये किसी भी पदार्थ, किसी भी जीवित कोशिका के नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और ये शरीर के बाहर तो मृत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनको शरीर प्राप्त हो जाता है तो शरीर के अंदर ये जीवित अवस्थाओं में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए इनको सजीव और निर्जीव के जकड़ी भी इन विषाणुओं को कहा जाता है। अब विषाणु से होने वाले रोग। सबसे पहला रोग है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है तो देखते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस एक आरएनए युक्त विषाणु है जो श्वसन तंत्र को संक्रमित कर फ्लू नामक रोग उत्पन्न करता है, जैसे खांसी, छींक आदि। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है जो कि व्यक्ति को श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है या अचानक कंटिन्यू खांसी होती है तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। फिर दूसरा है कोरोना वायरस। कोरोना विषाणु एक आवरण युक्त आरएनए युक्त वायरस है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, कोविड-19 जैसे रोग उत्पन्न करता है। कोरोना वायरस भी हवा के माध्यम से फैलने वाला एक वायरस है जो कि एक व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है और ये एक अत्यधिक खतरनाक वायरस होता है जिसके कारण व्यक्ति को अत्यधिक क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कंटिन्यू छींक आ जाती है। इसके कुछ लक्षण भी है बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, थकान आदि। फिर तीसरा है खसरा वायरस। खसरा विषाणु एक अत्यंत संक्रामक आरएनए विषाणु है जो खसरा रोग उत्पन्न करता है। यह रोग मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है और वायु के माध्यम से फैलता है। ये जो खसरा रोग है बहुत ही संक्रामक वायरल बीमारी होती है जो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है और इसके कुछ लक्षण है जैसे कि तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल आंखें, इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और ये हवा के माध्यम से फैलते हैं, लेकिन समय पर वैक्सीन और साफ सफाई से इसका बचाव संभव हो सकता है। दूसरा वायुजनित रोगजनक है जीवाणु। जीवाणु भी वायु के माध्यम से फैलते हैं और व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म और सरल संरचना वाले जीव होते हैं जिनमें सुस्पष्ट नाभिक नहीं होता। ये स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। जीवाणु सबसे पहले तो ये प्रोटी कोशिकाओं वाले जीव होते हैं जिनमें एक पूर्णतः केंद्रक नहीं पाया जाता। चूंकि पूर्णतः केंद्रक नहीं पाया जाता तो इसमें हमें सुस्पष्ट नाभिक भी नहीं देखने को मिलता है और ये किसी भी वातावरण में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं और अपने आप को जिस अवस्था में ये जीवित रह सकता है, यदि उसको वैसी परिस्थितियां मिल गई तो अपनी वृद्धि की जो गति होती है बहुत तेज हो जाती है, गुणन करने की क्षमता तेज हो जाती है और अपनी जैसी नई प्रजातियों की संख्या बढ़ा लेता है।
जीवाणु वायुजनित रोगजनक कैसे फैलाते हैं? तो खांसी एवं छींक के द्वारा जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो जो खांसी और छींक के माध्यम से जो बूंदें वायु के संपर्क में आती है, उन बूंदों के माध्यम से जीवाणु फैलता है और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा यदि इन बूंदों के कुछ ड्रॉपलेट गिर जाते हैं, वायु में छूट जाते हैं, वायु के संपर्क में आ जाते हैं, फिर भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। धूल कणों के माध्यम से बंद व भीड़भाड़ वाले स्थान पर अत्यधिक धूल और कण वाले स्थान या अत्यधिक ऐसा वातावरण जहाँ पर धूल कण अधिक उड़ती हो हवा के माध्यम से, तब भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। खांसी सर्दी जुकाम जैसे कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं और अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर भी जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है वायु के माध्यम से। जीवाणुओं से होने वाले रोग। अब देखते हैं कि जीवाणु कौन कौन से रोग कोज करता है। तो पहला है तपेदिक। तपेदिक मीन्स टीबी। टीबी रोग एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और यह एक वायुजनित रोगजनक है जो तपेदिक यानी टीबी रोग उत्पन्न करता है। यह जीवाणु खांसी और छींक द्वारा वायु के माध्यम से फैलता है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही क्रोनिक संक्रमण है जो कि वायु के माध्यम से बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, और ये आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, लेकिन लगभग कोई भी अंग इससे प्रभावित हो सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस मुख्य रूप से तब फैलता है जब लोग ऐसे व्यक्ति द्वारा दूषित हवा में सांस लेते हैं जिससे टीबी के लक्षण लंबे समय तक खांसी। जो टीबी का पेशेंट होगा उसको कंटिन्यू लंबे समय तक कम से कम 3 से 4 महीने के बाद तक उसको खांसी बनी हुई रहती है, और खून के साथ बलगम। जब वो खांसता है तो कभी कभी उसके बलगम के साथ खून भी आ जाता है, और टीबी वाले व्यक्ति का लगातार वजन घटता ही जाता है। बुखार और कमजोरी हमेशा बनी हुई रहती है। रोग है निमोनिया। निमोनिया एक श्वसन तंत्र का संक्रामक है जिसमें फेफड़ों की वायु थैलियाँ सूज जाती है और उनमें द्रव या मवाद भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ये एक फेफड़े का संक्रमण है या इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है, जिसमें फेफड़ों की एयर सैक्स होते हैं, उसमें एक तरल पदार्थ मवाद मीन्स पस भर जाता है, जिससे खांसी, बुखार, ठंड और सांस लेने में कठिनाई जैसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। ये बीमारी हल्के से लेकर गंभीर तक हो जाती है, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उन लोगों को के लिए ये जानलेवा भी होती है। अब देखते हैं इसके लक्षण वही है, तेज बुखार होना, खांसी, बलगम के साथ सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द बना रहना और थकान। यदि व्यक्ति कंटिन्यू खांसता रहेगा तो असर उसके वक्ष गुहा पे पड़ता है। वक्ष गुहा में उपस्थित श्वसन तंत्र यदि कंटिन्यू वर्क खांसने में अपना प्रेशर लगाएगा तो व्यक्ति को सीने में दर्द बना रहेगा। डिphtheria। डिphtheria एक तीव्र संक्रामक जीवाणुजनित रोग है जो गले, टॉन्सिल और नाक को प्रभावित करता है। यह वायुजनित बूंदों में फैलता है। डिphtheria एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है जो कि उन विकसित देशों में बहुत कम मिलता है जहां इम्यूनाइजेशन मौजूद है, लेकिन जिन देशों में इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस कम है या धीमी गति से, वहां पर आपको अधिकतर डिphtheria रोग देखने को मिलता है। और डिphtheria के लक्षण गले में दर्द, हल्का या तेज बुखार, गले में सफेद झिल्ली बनना, निगलने और सांस लेने में कठिनाई, गर्दन में सूजन और कमजोरी आदि, ये सारे लक्षण डिphtheria के होते हैं। फिर अगला रोग है वो है काली खांसी। काली खांसी एक अत्यधिक जीवाणुजनित श्वसन रोग है जो कि बैक्टीरिया पर्टुसिस जीवाणु के कारण होता है, और यह रोग खांसी, छींक से निकलने वाले वायु बूंदों के द्वारा फैलता है। ये भी एक हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है जिसको वायुजनित रोगजनक के अंतर्गत माना गया है, और ये तेज फैलने वाला रोग होता है और यह व्यक्ति के श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। इसके लक्षण 3 चरण में दिखाई देता है। पहला है केटल अवस्था। केटल अवस्था मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो हल्का बुखार, नाक बहना और साधारण खांसी, ये नॉर्मल। जब ये काली खांसी शुरुआती स्टेज पर होती है तब हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरी अवस्था है पैराक्सिस्मल अवस्था। पैराक्सिस्मल अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कुछ लक्षण अचानक झटके के साथ आते हैं और कुछ टाइम के बाद वापस से शांत भी हो जाते हैं, जैसे कि तेज व लगातार खांसी के दौरे, खांसी के बाद हुप जैसे
जैसी आवाज़, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, ये कुछ लक्षण अचानक ही काली खांसी के अंतर्गत झटके के साथ आते हैं और कुछ टाइम तक बने रहते हैं और कुछ समय के पश्चात ये वापस नॉर्मल हो जाते हैं। फिर थर्ड अवस्था है रिकवरी अवस्था। इसमें खांसी धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर थर्ड वायु जनित रोगजनक के कवक भी रोगों को फैलाता है और वायु के माध्यम से फैलाने में सक्षम है। कवक सूक्ष्म या बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अमूर्त कार्बनिक पदार्थों पर या जीवित शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। जो कवक होते हैं ये भी बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके शरीर का कोशिकीय संगठन बहुकोशिकीय होता है और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। चूँकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये स्वयं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे और स्वयं का जो पोषण रहेगा वो नहीं बनाएंगे। मतलब कि पोषण के लिए किसी और जीवों के शरीर पर निर्भर रहेंगे परजीवी के रूप में और इनमें गुणन बीजाणुओं के द्वारा या फिर स्पोर्स के द्वारा होते हैं। अब कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? एक तो सतही माइकोसिस मतलब कि त्वचा की ऊपरी सतह पर प्रभावित करते हैं। पिटियासिस वर्सिकलर ये त्वचा की सतह पर उपस्थित होकर त्वचा को इन्फेक्टेड करते हैं। स्किन डिजीज इसमें देखने को मिल सकती है। दूसरा कटेनियस माइकोसिस त्वचा, बाल और नाखूनों को प्रभावित करते हैं जैसे दाद, रिंग वर्म, एथलीट फुट नाखून संक्रमण। जो कटेनियस माइकोसिस रोग है ये व्यक्ति के त्वचा और बाल और नाखूनों जैसे अंगों को प्रभावित करता है और इनमें अपने फंगस को फैलाने का काम करता है जिससे कि इन एरिया में इन्फेक्शन फैल जाए और व्यक्ति को रोग हो जाए। और कवक वायु जनित रोग किस प्रकार से फैलाएगा? यदि कोई व्यक्ति वायु के संपर्क में आता है या फिर किसी व्यक्ति के जिनको कवक से कुछ रोग हुआ होता है उनके यूज़ किए हुए सामान को अगर दूसरा नॉर्मल व्यक्ति यूज़ करता है तो भी उनको ये रोग देखने को मिल सकते हैं। सबक्यूटेनियस माइकोसिस मतलब कि ये त्वचा के नीचे के ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें जो फंगल इन्फेक्शन होता है व्यक्ति के त्वचा के नीचे वाली सतह पर होता है जैसे उदाहरण के लिए स्पोरोट्राइकोसिस। फिर फोर्थ है सिस्टिक माइकोसिस। ये पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं विशेषकर कमजोर प्रतिरक्षा में। जिस भी व्यक्ति का प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है उनको ये बहुत तेज प्रभावित करता है और ये सारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैला सकता है। फिर परजीवी। नेक्स्ट जो वायु जनित रोगजनक है वो है परजीवी। परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या ऊपर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मानव शरीर के लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ हानिकारक, अधिकतर तो हानिकारक ही जीव होते हैं जो कि उनके शरीर में रह करके उनसे ही पोषण प्राप्त करते हैं, उनके ही शरीर को नुकसान पहुँचाने के काम करते हैं। तो परजीवी जनित रोग कुछ इस प्रकार से मलेरिया, अमीबियासिस, फाइलेरिया, पेडिकुलोसिस, हुकवर्म, एस्केरिस आदि। जो मलेरिया रोग होता है ये मलेरिया मादा फिनिस मच्छर के काटने से होता है। यदि मादा एनाफिलिस मच्छर में स्पोरोजोइड अवस्था आ जाती है और स्पोर वाली मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया है तो उसके डंक में उपस्थित स्पोर उस व्यक्ति के सतह के थ्रू रक्त के माध्यम से होते हुए सबसे पहले तो व्यक्ति के लिवर को अटैक करेंगे, वहाँ पर अपनी अलैंगिक जनन की क्रिया करके अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और वहाँ की सारी कोशिकाओं को डैमेज कर देंगे। फिर उसके बाद में जो स्पोर्स होते हैं वो आएंगे व्यक्ति के रक्त कोशिकाओं में। अब रक्त कोशिकाओं में वापस से अपनी संख्याओं में वृद्धि करेंगे अलैंगिक जनन के माध्यम से और रक्त की जैसे ही कोशिकाएं टूटने लगती है तब वहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसको कहा जाता है हीमोजोइन हार्मोन। जैसे ये हार्मोन रिलीज होता है तो व्यक्ति को कभी कभी तेज बुखार हो जाता है, अचानक से तेज कभी ठंडा बुखार हो जाता है। तो ये मलेरिया रोग इस प्रकार से फैलता है। फिर पेडिकुलोसिस जू के द्वारा होता है। इस तरह से कुछ रोग होते हैं जो कि परजीवी के माध्यम से होते हैं, व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुँच उनको ये बीमारियाँ फैलाने का काम करते हैं। अब आता है एलर्जेंस वे पदार्थ होते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं जिनके शरीर के अंदर प्रवेश करने पर शरीर की कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और उनके प्रति प्रतिक्रिया शुरू कर देती हैं। एलर्जन वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, विशेषकर उन व्यक्तियों में जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अधिक संवेदनशील होती है। संवेदनशील से मतलब होता है कि जिनकी इम्यून सेल्स होती है वो उस पार्टिकल्स या उस माध्यम में रहने के
आदि नहीं होती है, और तब भी अगर वो पदार्थ किसी के नज़दीक आ जाता है तो उनकी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है और उनके प्रति एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं। फिर एलर्जेंस के प्रकार। एलर्जेंस वायुजनित एलर्जन वायु के माध्यम से जो शरीर में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए परागकण, धूलकण, फफूंद के बीजाणु, जानवरों के बाल, रूसी, ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं हवा के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति तुरंत अपनी प्रतिक्रिया छींक खांसी के माध्यम से देता है। फिर दूसरा है खाद्य एलर्जेंस, मतलब कि किसी किसी व्यक्तियों को खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है, जैसे कि दूध, अंडा, मूंगफली, मछली आदि, इन सब से एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों में जिनकी बॉडी इन सभी के प्रति अति संवेदनशील होती है। फिर संपर्क एलर्जन, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से त्वचा के संपर्क में आता है या उसके यूज़ किए हुए सामग्री का यूज़ करता है, तब भी उसको एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, धातुएं, निकेल आदि, इन सभी का जब यूज़ करता है तब भी एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। औषधीय एलर्जी, किसी किसी व्यक्ति को दवाओं के थ्रू भी एलर्जी होती है, जैसे पेनिसिलिन, सल्फा दवाई, ये व्यक्तियों में अधिकतर उत्पन्न करने का काम करते हैं, और ये उन्हीं में होता है जिनकी इम्यून सेल्स बहुत वीक होती है और इनके प्रति ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है। फिर नेक्स्ट है कीट एलर्जेंस, कुछ कीटाणुओं या फिर उनके द्वारा काटे गए रिएक्शंस के माध्यम से भी व्यक्ति को एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि मधुमक्खी और ततैया आदि के काटने या इनके डंक से व्यक्ति को अधिकतर खुजली, या फिर जिस एरिया में काटा है वहाँ पे लालिमा पड़ जाते हैं, जलन होने लगते हैं या फिर चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। इस तरह से बॉडी अपने एलर्जी को प्रदर्शित करते हैं। फिर एलर्जी के लक्षण, छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली, पानी, त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा का दौरा, ये सारे एलर्जी के लक्षण हैं। अब एलर्जी से होने वाले रोग, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, पित्त आदि, ये कुछ एलर्जी से होने वाले रोग होते हैं। अब वायुजनित रोगजनक मुख्यतः विषाणु, जीवाणु, कवक होते हैं जो खांसी, छींक या धूल के कणों के साथ हवा में फैलकर श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं।